ये सुन कृतिका हैरान हो जाती है और नील के आंखों में देखते हुए धीमे आवाज में कहती, आपको कैसे पता? ये बात तो सिर्फ वो इतना कह ही रही थी कि नील बीच में ही उसके शब्दों को काटते हुए बेहद ठंडे लेकिन सटीक लहजे में कहता है, मैं नील ओबरॉय हूँ, मेरे लिए कुछ भी पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है कृतिका। नील की बात सुनकर कृतिका बस चुप रह जाती है। उसकी आंखों में सवाल थे, डर था और कहीं ना कहीं एक राहत भी कि शायद अब कोई उसके लिए खड़ा हुआ है। नील उसकी तरफ देख प्यार और गंभीरता से कहता है, मेरे डैड से शादी करके तुम बहुत बड़ी गलती करोगी कृतिका, क्योंकि वो सिर्फ वादे करना जानते हैं, निभाना नहीं। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। मेरी माँ ने उस आदमी के साथ रहते हुए बहुत कुछ झेला है, हर रोज टूटती रही, हर रात तन्हाई में रोई है, और मैं नहीं चाहता कि वही सब तुम झेलो, इसलिए तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। नील के बातों में एक बेटे का गुस्सा, एक आदमी की चिंता और एक इंसान की दरार साफ झलक रही थी। वही कृतिका की आंखें भी भर आई थीं। धीरे से उदास आवाज में कहती है, मैं अब क्या करूं? अगर आपके डैड को पता चला कि मैं शादी से इनकार कर रही हूं, तो वो मेरे भाई के साथ बहुत गलत करेंगे। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूं नील सर, और अपनी वजह से उसे किसी भी परेशानी में नहीं डाल सकती हूं। नील गहरी सांस लेते हुए उसके करीब आकर कहता है, मैं तुम्हारे भाई की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा और तुम्हें एक अच्छा जॉब भी दिलाऊंगा, ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक कि अगर तुम मुंबई में या किसी और जगह रहना चाहो तो वहाँ भी मैं तुम्हें घर दिला दूंगा। बस डैड से शादी करने से इनकार कर दो। कृतिका कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है, फिर धीरे से कहती है, ठीक है, पर कैसे? मैं उनसे क्या कहूंगी? कृतिका की बात सुनकर नील सीधे उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहता है, तुम शादी के लिए कोर्ट आना ही मत, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसकी बातों में एक भरोसा था, एक ठोस भरोसा। कृतिका कुछ पल उसे देखती है और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वैसे आपके बारे में जितना सुना था, आप उससे बहुत अलग निकले। आप अच्छे हैं। कृतिका की बात पर नील बस एक क्रूर मुस्कान दे देता है और खड़ा होकर उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहता है, एंड यस कृतिका, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि जितना अच्छा मैं तुम्हें अभी लग रहा हूँ उतना हूँ नहीं। अगर मेरे बारे में जानने की इच्छा हो तो जाकर गूगल पर सर्च कर लेना, जो दिखाई देगा उससे भी ज्यादा बुरा हूँ मैं। इतना कहकर नील दरवाजा खोलता है, एक ठंडी हवा के झोंके के साथ रिसोर्ट से बाहर निकल जाता है। उसके कदमों में तेजी थी और मन में एक तूफान। अपनी कार के पास जाकर वह दरवाजा खोलता है, अंदर रखे सिगरेट बॉक्स से एक सिगरेट निकालता है, लाइट से जलाकर अपने होठों में दबा लेता है और गहरी कसरदार सांस लेते हुए धुआं छोड़ता है। धुएं के साथ उसका दर्द और बेचैनी भी उल्टी हुई नजर आती है। अपने आप से बड़बड़ाता है, अब बस मलंग को अपना बनाना है, उसी की वजह से मेरी नींद और सुकून दोनों चले गए हैं मेरी जिंदगी से। फिर वो सिगरेट को जमीन पर फेंकता है, अपने जूते से मसलता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर तेजी से रिसोर्ट से निकल जाता है। शाम का वक्त हो चुका था। वहीं दूसरी ओर आहान और जन्नत ऑफिस पहुंचते हैं और रिसेप्शन से पता चलता है कि कबीर ऑफिस से जा चुका है। ये सुनते ही जन्नत का दिल एकदम से बैठ जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उदास स्वर में कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही फूटी है। तो आहान उसकी आंखों में उम्मीद भरते हुए कहता है, तो अपनी किस्मत खुद बना लो, वैसे भी तुम बहुत टैलेंटेड हो। जन्नत हल्की मुस्कान के साथ हंसते हुए कहती है, अच्छा मजाक कर लेते हो आप। आहान थोड़ा गंभीर होकर कहता है, एक काम करो, तुम अभी घर जाओ, कल टाइम से आना, शायद कबीर का मूड भी कल तक थोड़ा ठीक हो जाए, कल आराम से बात कर लूंगा उससे, ओके। जन्नत भी थक कर ओके कहती है और फ्लो जाकर अपना बैग लेकर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आकाश भी ऑफिस से निकल चुका था। कार में बैठते हुए खुद से बड़बड़ाता है, रूहानी मैम को लेने भी जाना है। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, एक काम करता हूँ, जाने से पहले कॉल कर देता हूँ ताकि वो रेडी रहें। ये सोचते हुए वो अपने मोबाइल से रूहानी को कॉल करता है। वही रूहानी उस वक्त तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी थी, किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार। तभी उसके पास से फोन बजने की आवाज आती है। वो झट से फोन निकालती है, स्क्रीन देखती है और तुरंत फोन उठाकर कहती है, जिसे जो कहना है जल्दी कहो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। उसकी चिड़ी हुई आवाज सुनकर भी आकाश शांत स्वर में कहता है, सॉरी रूहानी मैम, मैं आकाश, रेयान सर ने आपको मेरे साथ दादी को पिक करने के लिए कहा है।
आकाश का नाम सुनते ही रूहानी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं, जैसे किसी ने उसे अचानक कोई खास तोहफा दे दिया हो। तभी आकाश आगे कहता है, अगर आप फ्री नहीं हो तो इट्स ओके, मैं रेयान सर से। पर वो इतना कह भी नहीं पाता कि रूहानी झट से बोल पड़ती है, नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। बोलो, कहाँ आना है मुझे? तो आकाश थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आप बस रेडी रहिए। रूहानी बस मुस्कुरा कर ओके कह देती है। कुछ ही देर में आकाश रेयान के मेंशन के बाहर पहुंच जाता है। वहीं सीढ़ियों पर रूहानी पहले से बैठी थी। उसकी आंखें हर आने जाने वाली गाड़ी पर थीं, और जैसे ही उसने आकाश की कार देखी, वो बच्चों की तरह उठकर भागती हुई उसके पास चली जाती है। वो बिना देर किए कार का दरवाज़ा खोलकर उसके बगल वाली सीट पर जाकर आराम से बैठ जाती है और हंसते हुए कहती है, हाय, कैसे हो तुम? आकाश जवाब देता है, मैं अच्छा हूँ। फिर रूहानी की साइड बेल्ट की तरफ इशारा कर कहता है, आप अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए। रूहानी ओके कहते हुए बेल्ट पकड़ती है, पर तभी उसे एक शरारती ख्याल आता है। मासूम चेहरा बनाते हुए कहती है, आकाश, सीट बेल्ट नहीं निकल रहा है, तुम देखो ना। आकाश, ओके मैम, कहते हुए थोड़ा झिझकते हुए उसके करीब आता है और बेल्ट खोलने लगता है। रूहानी उसकी ओर देखती ही रह जाती है। कुछ देर तक बस उसकी आंखें आकाश के चेहरे पर टिकी रहती हैं। आकाश जब बेल्ट अच्छे से लगा देता है तो उसकी तरफ देखकर कहता है, अब चलें। तो रूहानी भी मुस्कुराकर हाँ कह देती है। आकाश गाड़ी स्टॉप करता है और दोनों मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। उधर मलंग जैसे ही घर आता है, देखता है कि उसके अंकल हॉल में पहले से बैठे हैं और चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। उनका वो गुस्सा देखकर मलंग समझ जाता है कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। धीरे धीरे उनके पास जाकर वो झुके सिर के साथ कहता है, सॉरी अंकल, पर मुझे जॉब नहीं मिला। मलंग का बात सुन उसके अंकल गुस्से में खड़े हो मलंग का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहते, एक तो तुम्हारे पास जॉब नहीं है, ऊपर से तुम्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया है और मुझे सारा लोन कल तक भरना है। ये शब्द मलंग के सीने में किसी बाण की तरह चुभ रहे थे। उसके होठ कांप रहे थे, आंखें चौड़ी होकर अपने अंकल की आंखों में झांक रही थी। लोन कल तक भरना है, ये सुन मलंग हैरान था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो घबराया हुआ अपने अंकल की तरफ देखता है और हिचकिचाते हुए कहता है, पर अंकल, उसके लिए तो अभी 2 दिन का टाइम दिया है उन्होंने, मुझे आज ही उसका कॉल आया था। लेकिन मलंग की बात पूरी होने से पहले ही उसके अंकल उसका कॉलर छोड़ उसे जोर से धक्का देते हैं। वो लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराता है। उसकी आंखों में आंसू छलकने को तैयार थे। तभी उसके अंकल गुस्से में टेबल से एक पेपर उठाकर मलंग के चेहरे पर फेंकते हुए कहते हैं, लो पढ़ो इसे, जिसमें साफ लिखा है कि कल की कल हमें सारा लोन भरना है, अगर नहीं भरे तो ये घर खाली करना होगा। कागज मलंग के पैरों के पास गिरता है। वो कांपते हाथों से उसे उठाता है और पढ़ने लगता है। उसकी आंखें एक एक शब्द पर अटकती जा रही थी। उसे ये बहुत हैरानी हो रही थी जानकर कल तक पूरे 25 लाख भरने थे। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था, मानो सोचने समझने की ताकत ही छिन गई हो। ये सोच कर के इतने सारे पैसे वो रात भर में कहाँ से जुगाड़ करेगा, उसकी सांस घुटने लगी थी। वहीं उसके अंकल को इस वक्त मलंग का मासूम चेहरा और भी अधिक गुस्सा दिला रहा था। वो तेज कदमों से मलंग के पास आते हैं और उसका कॉलर फिर से पकड़ते हैं, इस बार और भी ज्यादा जोर से और कठोर आवाज में चीखते हैं, कुछ भी करो पर कल तक मुझे पैसे चाहिए। अब वो तुम जानो तुम्हें क्या करके पैसे लाने हैं, खुद को भी बेचना पड़े तो बेच दो, पर कल तक मुझे पैसे ला कर दो। इतना बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ उसे घर से घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाने लगते हैं। मलंग बुरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। प्लीज अंकल, मैं कल तक देख लूंगा, पर अभी घर से मत निकालिए, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा। मलंग हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी। पर उसके अंकल का दिल पत्थर हो चुका था। उन्होंने मलंग का एक नहीं सुना और उसे धक्का मार घर से बाहर निकाल देते हैं। दरवाजा जोर से बंद होता है। मलंग ठंड में कांपते हुए दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके बदन पर सिर्फ एक हल्की सी शर्ट थी और आंखों से आंसुओं की धार थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो खुद से बड़बड़ाया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इतने पैसे कहाँ से लाऊं। धीरे धीरे वह पैरों को घसीटते हुए सामने वाले पार्क में आता है और एक सूने झूले पर बैठ जाता है। ठंडी हवा उसके गालों पर चुभ रही थी, पर उससे ज्यादा चुभन उसे अपने अपनों से मिली तिरस्कार की थी। बैठे हुए वह खुद में कहता, ये सब अचानक से कैसे हो गया,
कहीं इन सब में नील सर का हाथ तो नहीं। फिर वो खुद ही जवाब देता है, नहीं नहीं, नील सर इस लेवल तक नहीं गिर सकते। माना कि वो प्ले बॉय हैं, पर इतने बुरे भी नहीं होंगे। पर उसका दिल अब किसी पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं था। दूसरी तरफ नील अपनी कार में बैठा कार ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तभी उसके फोन पर कॉल आता है। वो बटन दबा फोन को स्पीकर पर कर कहता है, हम बोलो। दूसरे साइड से आवाज आती है, जैसा आपने कहा था वैसे हो गया है। ये सुन नील के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है और वह ओके कहकर फोन काट देता है। फिर अपनी आंखों को हल्का सा बंद कर खुद से मुस्कुराते हुए कहता है, अब बहुत जल्द तुम मेरे पास होगे मलंग। रात के 10 बज चुके थे। उधर एयरपोर्ट पर रूहानी और आकाश खड़े अपनी दादी के आने का इंतजार कर रहे थे। रूहानी बार बार आकाश की तरफ देख रही थी, कुछ पूछना चाहती थी, पर शब्द जैसे उसकी जुबां पर अटके थे। आकाश को भी ये महसूस हो रहा था। वह खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो वो रूहानी के पास आ कहता है, मैम मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ। रूहानी चिढ़ते हुए कहती, उफ आकाश, हर वक्त मुझे मैम कहना जरूरी है क्या? तुम मुझे रूही बुला सकते हो, जो मुझे सब बुलाते हैं। आकाश चुपचाप खड़ा रहता है। उसका शांत चेहरा रूहानी को थोड़ा परेशान कर देता है। तुम्हें सुनाई दिया ना? रूही फिर पूछती है। आकाश सिर झुकाकर कहता है, यस मैम। वापस से मैम सुन, रूहानी आंखें घुमाकर कहती है, मेरे भाई तुम्हारे बॉस हैं, ना कि मैं। तो प्लीज आकाश मत बुलाओ ना मैम, बहुत अजीब लगता है मुझे। रूहानी उस वक्त इतनी मासूम लग रही थी कि आकाश के चेहरे पर खुद ब खुद एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ओके नहीं बुलाऊंगा, वो मुस्कुराते हुए कहता है। तो लो मेरा नाम, रूही झट से कहती है। आकाश थोड़ा झिझकते हुए कहता है, ओके रूही। उसके मुंह से अपना नाम सुन रूहानी का चेहरा खिल उठता है। तभी पीछे से एक औरत की तेज आवाज आती है, कौन से जोक पर इतनी हंसी आ रही है आप दोनों को? रूहानी और आकाश पीछे मुड़ते हैं। सामने उनकी दादी खड़ी थी। रूही का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। उसके चेहरे की चमक जैसे लुप्त हो गई हो। आकाश उसके मन की हलचल समझ गया था। वह धीरे से कहता है, क्या हुआ रूही, आप रुक क्यों गईं? आपकी दादी आ गईं, जाए उनसे मिलिए। रूही अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान टांक कर दादी के पास जाती है और गले लग जाती है। रेयान नहीं आया लेने? दादी पूछती हैं। उनके मुंह से रेयान का नाम सुनकर रूही के चेहरे पर फिर से उदासी छा जाती है। वो चिढ़ते हुए कहती है, उनके पास आपके अलावा भी बहुत काम होते हैं, तो इसलिए शायद नहीं आ पाए। फिर आकाश आकर दादी के पैर छूता है। दादी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देती हैं। कैसे हो आकाश? ठीक हूँ, आकाश विनम्रता से जवाब देता है। तीनों कार की तरफ बढ़ते हैं। आकाश ट्रॉली डिक्की में रख दादी के लिए दरवाजा खोलता है। रूही आगे बैठने ही वाली होती है कि आकाश कहता है, रूही आप साधना मैम के बगल में बैठिए, उन्हें अच्छा लगेगा। रूही बनावटी हंसी के साथ कहती है, दादी को मेरे बगल में नहीं, रेयान भाई के बैठने पर अच्छा लगेगा। फेवरेट जो है भाई दादी के, और वैसे भी मैं उनके लिए बस एक बोझ, जिसके नसीब में किसी का प्यार लिखा ही नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में दादी के बगल जाकर बैठ जाती है। आकाश ड्राइविंग सीट पर बैठता है। उसका ध्यान मिरर में बार बार रूही के चेहरे पर जा रहा था। रूही को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी दादी उनसे प्यार नहीं करती और वो सिर्फ एक बोझ है? आकाश मन में सोचता है। उधर रूही की नज़र मिरर से टकराती है, जहां से आकाश उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे में डूब जाती हैं। फिर आकाश नज़रें हटा लेता है तो रूहानी भी मुस्कुराते हुए विंडो के बाहर देखने लगती है। दूसरी तरफ मलंग अब भी पार्क में बैठा था। सोच में डूबा मलंग के दिमाग में बस एक नाम आया, नील। और वो बिना देर किए खड़ा हुआ और पार्क से चला जाता है। उसी वक्त अंश अपने रूम का दरवाजा बंद कर नीचे बैठा था। रेयान की कही बातों को याद कर रहा था। मैं क्यों उस पत्थर दिल इंसान के लिए अपने आंसू बहा रहा हूँ? वो सिर्फ मेरा फेक बॉयफ्रेंड है और ये ड्रामा कुछ ही दिनों का है जो खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर वो अपने आंसू पोंछता है और कहता है, मुझे बस अपनी फैमिली, पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना है। बाहर में जाए रेयान सिंघानिया। उधर रेयान भी अपने ऑफिस में था। लैपटॉप सामने था पर उसकी आंखों में अंश की छवि बसी थी। मैं अंश के बारे में इतना क्यों सोचता हूँ? क्या उस हादसे के कारण? खुद से कहता है। वो अपने फोन की तरफ देखता है, सोचता है कॉल करे या नहीं, पर आखिरकार कॉल कर ही देता है। अंश अपने फोन में एक्टिंग क्लासेस देख रहा होता है,
तभी कॉल आता है। पहले तो वो फोन काटने वाला था, फिर खुद को समझाते हुए कहता है, कॉल काटना मतलब उन्हें दिखाना कि मुझे फर्क पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा लगे। फिर वो कॉल उठाता है और कहता है, हाँ बोलिए, कुछ काम था क्या आपको? रेयान को उसकी आवाज़ सुनकर अजीब सी राहत मिलती है, पर वह अपने कठोर लहजे में ही कहता है, रात के 12 बज गए हैं, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? अंश चिढ़कर कहता है, तो इतनी रात को आप मुझसे ये जानने के लिए कॉल किए हो कि मैं सोया हूँ या नहीं? अंश का बात सुन रेयान अपने मन में ही कहता, मुझे लगा ये मुझसे नाराज होगा, पर ये तो इतना अपनापन, इतनी मासूमियत, ये लड़का हर बार मुझे हैरान कर देता है। अपने मन में ही वो इतना बोल अंश से कहता, नहीं वो एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए कॉल किया था। जल्दी बोलिए, मुझे सोना भी है ताकि कल सुबह जल्दी नींद खुल जाए। इतना कहते हुए अंश तकिए पर अपने सिर को रख लेट जाता है। उसकी मासूम आवाज में एक प्यारी सी थकावट झलक रही थी। वही रेयान सोचने लगता कि वो क्या कहे, कैसे कहे। फिर थोड़ी देर सोचते हुए, अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए, हिचकिचाते हुए कहता, दादी घर पहुंच गई हैं अच्छे से। ये सुन अंश आंख बंद किए ही कहता, चलो अच्छी बात है, मेरा हेलो बोल दीजिएगा उनको, और कुछ कहना है। उसकी आवाज में अब उनींदापन था, पर वो अब भी मुस्कुरा रहा था। रेयान बस अंश से थोड़ी देर बात करना चाहता था, वो बस उसकी आवाज सुनना चाहता था, पर अब जब बात हो रही थी तो समझ नहीं पा रहा था आगे क्या कहे। तभी अंश फिर से प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता, वैसे कल से आप मुझे जूलियट या अंश अपनी फैमिली के सामने मत बोलिएगा, आप मुझे अंशिका कहिएगा। अंश का बात सुन रेयान के होठों पर एक शांत, सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कान जो दिल से निकली हो, जो किसी मासूमियत पर दिल हार जाने वाली हो। और वह कहता, वैसे ये नाम भी बहुत अच्छा है, ओके, कल से मैं तुम्हें यही कहूँगा। तो अंश कहता, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। इतना बोल अंश फोन काट देता है। वही अचानक से फोन काटने से रेयान को गुस्सा आ जाता और वह चिल्लाते हुए खुद में ही कहता, इस लड़के का हिम्मत तो देखो, मेरे कुछ बोलने से पहले ही इसने कॉल काट दिया। बदमाश बच्चा। पर उस गुस्से में भी कहीं न कहीं एक हल्की सी हंसी छिपी थी, जैसे किसी को चाहने पर होती है। फिर रेयान भी लैपटॉप बंद कर खड़ा हो, अपना जैकेट पहन अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। एलिवेटर के अंदर जा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। वही तब तक आकाश भी आ चुका था और वह नीचे ही रेयान के आने का इंतजार कर रहा था। जब रेयान आकाश को देखता तो वह आकाश के पास जा कहता, तुम घर नहीं गए अभी तक? तो आकाश मुस्कुराते हुए कहता, आपसे पहले मैं कैसे जा सकता हूँ सर। रेयान उसकी वफादारी पर हल्के से सिर हिलाते हुए कहता, ओके, अब जाओ घर और जाकर रेस्ट करो, गुड नाइट। इतना बोल रेयान अपने कार के अंदर बैठ जाता है। रेयान के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और कार निकल जाती है। वही फिर आकाश भी अपने कार के अंदर जा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कार स्टार्ट करने ही वाला होता है तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। आकाश अपना फोन निकालकर देखता है, रूहानी का मैसेज था जिसमें लिखा था, तुम घर पहुंच गए अच्छे से। उसके मैसेज को पढ़ आकाश के होठों पर एक सच्ची मुस्कान छा जाती है। वो झट से रिप्लाई करता, निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। इतना मैसेज कर वो सेंड कर देता है, फिर कार स्टार्ट कर ऑफिस से निकल जाता है। वही रूहानी अपने बेड पर लेटी थी, आंखों में हल्की सी नींद और दिल में सुकून था। आकाश का रिप्लाई देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बेड के ऊपर छोटी बच्ची की तरह कूदने लगती है, जैसे उसे अपनी पसंदीदा टॉफी मिल गई हो। दूसरी तरफ मलंग रोड किनारे खड़ा था। तेज बारिश हो रही थी, पर जैसे मलंग को कुछ होश ही न हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। फिर वो अपनी बाइक में बैठा और कहीं जाने के लिए निकल गया। कुछ ही देर में मलंग एक बड़े से मैंशन के सामने आकर अपनी बाइक को रोक देता है। फिर बाइक से नीचे उतरकर सामने खड़े गार्ड्स की तरफ देख कहता, मुझे नील ओबरॉय से मिलना है। मलंग पूरा भिंग गया था। जिस मैंशन में मलंग आया था वो नील का था। वही गार्ड्स ऊपर से नीचे तक मलंग को अजीब नजरों से घूरते हुए कहते हैं, क्या काम है तुम्हें नील सर से, वो भी इतनी रात को? गार्ड्स के सवालों को सुन मलंग गहरी सांस लेते हुए कहता, आप नील सर से कहिए कि मलंग आया है, वो समझ जाएंगे। तो गार्ड्स ज्यादा सवाल ना करते हुए नील को फोन करता है। नील अभी ही शॉवर लेकर बाथरूम से निकला था और बेड पर लेटने जा रहा था। तभी उसके रूम के टेलीफोन में कॉल आता है। वो झट से फोन उठाता है, हाँ बोलो। वही गार्ड्स कहता, वो मलंग नाम का एक लड़का आपसे मिलने आया है, क्या मैं उसे? गार्ड इतना कहता ही है कि नील झट से बोलता, मेरे रूम लेकर आओ उसे। तो गार्ड, ओके सर कहकर फोन काट देता है।
फिर वह गार्ड मलंग की तरफ देख कहता, नील सर ने तुम्हें अंदर बुलाया है। तो ओके, कहते हुए मलंग गार्ड के साथ मेंशन के अंदर चला जाता है। वही नील के होठों पर जीत वाली मुस्कान थी। वो सोफे पर आराम से बैठा था, हाथों में ड्रिल लिए उसे गोल गोल घुमा रहा था, जैसे किसी शिकार को जाल में फंसते देख शिकारी मुस्कुराता है। वही तब तक गार्ड मलंग को नील के रूम के सामने लाते हुए कहता, ये है नील सर का रूम, जाओ अंदर। इतना बोल गार्ड चला जाता है। तो मलंग अपने दिल पर हाथ रख अपने मन में ही कहता, रिलैक्स मलंग, ये तू बस अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, सिर्फ उनके लिए। खुद में ही इतना बोल मलंग दरवाजा नॉक करता है। तो अंदर से नील का कड़क आवाज मलंग के कानों में पड़ता है, अंदर आओ। तो मलंग भी दरवाजा खोल कांपते कदमों से अंदर जाता है। अंदर नील बाथरोब पहनकर बैठा ड्रिंक कर रहा था। वही मलंग उसके सामने सिर को झुकाए खड़ा हो जाता है। मलंग को देख नील घबरा जाता है। वो भीगा हुआ था, आंखें लाल थी, पर फिर भी वो कठोर आवाज में कहता, सो अब क्यों आए हो मेरे पास? पिछली बार तो तुम। नील इतना कहता ही था कि मलंग उसके बातों को बीच में काटते हुए कहता है, पिछली बार आपने एक ऑफर दिया था, क्या वो ऑफर अब भी है या नहीं? नील अनजान बनते हुए कहता, कौन सा ऑफर? किसकी बात कर रहे हो तुम मलंग? वही मलंग सिर झुकाए ही धीमे आवाज में कहता है, अगर मैं आपके साथ वो करूंगा तो आप मुझे पैसे देंगे। मलंग का ऐसा हालत देख नील के होठों पर डेविल वाली मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, वो क्या करूंगा? क्या कहना चाहते हो तुम मलंग? अच्छे से कहो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नील का ये बात अब मलंग को गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि वो जानता था कि नील सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रहा है। तो मलंग नील के आंखों में देखते हुए मजबूरी से कहता, मुझे कल तक 25 लाख रुपए चाहिए और मैं आपके साथ सोने के लिए तैयार हूँ। मलंग का पूरा बात सुन नील जोर से हंसते हुए कहता, पर अब मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन मलंग हैरान हो नील के पास आकर कहता, अगर ऐसा ही है तो आपने मुझे जॉब से क्यों निकलवाया? वही नील कहता है, ताकि तुम ये जान सको कि नील ओबरॉय को रिजेक्ट करना कितना भारी पड़ सकता है। मलंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो क्या करे? कल तक पैसे भी चाहिए थे। उसकी आंखों में चिंता, मजबूरी और अपमान का सैलाब उमड़ रहा था। नील मलंग के चेहरे को देखते हुए क्रूर मुस्कान के साथ कहता, वैसे अगर तुम मेरे सामने भीख मांगकर सॉरी कहोगे और मुझे इम्प्रेस करोगे तो मैं सोचूंगा। बेचारा मलंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ जोड़कर कहता, आई एम सॉरी नील सर, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। नील हंसते हुए कहता, गुड बॉय, आखिर आ ही गए अपनी असली औकात पे। फिर अपने ग्लास में शराब भर मलंग को देखते हुए कहता है, पियो इसे। तो झट से मलंग कहता है, सॉरी सर, पर मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। नील जोर से हंसते हुए कहता है, बार में काम करते हो पर ड्रिंक नहीं करते हो, मैं मान ही नहीं सकता। इतना बोलकर ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ड्रामा करना बंद करो और पीना शुरू करो। ना चाहते हुए भी मलंग वह ग्लास पकड़ता है, एक सिप पीता है। पीने के बाद वह अपना सड़ा हुआ मुंह बनाता है, जैसे जहर पी लिया हो। वही नील मलंग के हाथ से ग्लास को ले टेबल पर रख देता है और मलंग के बालों में हाथ घुसा जोर से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर कर मलंग के कोमल होठों को अपने होठों में भरकर पेशेंटली चूमने लगता है। मलंग का ये पहला किस था। उसके बदन में झुनझुनाहट सी दौड़ गई। उसे नहीं पता था क्या करना है। वो बस आंखें बंद कर चुका था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि जैसे अभी दिल बाहर आ जाएगा। वो हल्के हल्के कांप रहा था। उसके होठों पर नील के होठों की गर्मी महसूस हो रही थी और दिल में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। नील उसे चूमते हुए ही खड़ा होता है और फिर मलंग को भी खड़ा कर लेता है। उसके होंठ अब भी उसके होठों से लगे होते हैं, जैसे वो उसकी सांसों को चुराना चाहता हो। नील उसे चूमते हुए ही बैग की तरफ धकेलता है और मलंग अब भी उसकी गिरफ्त में था। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे और आंखें अब भी बंद। उसके बदन में एक अजीब सी गर्मी और कपकपी एक साथ दौड़ रही थी। नील मलंग की तरफ देख कहता है, सोच लो, अब भी तुम्हें मौका देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत हर्ष हूँ बैग पर, तुम्हें बहुत पेन होने वाला है। मलंग कांपती आवाज में कहता है, मुझे बस कल तक पैसे चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फाइन। इतना कहते ही नील अपने जिस्म से बाथरोब को उतार कर जमीन पर फेंक देता है। नील का शरीर देख मलंग की आंखें एक पल के लिए खुल जाती हैं और उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। होता भी क्यों नहीं, नील का शरीर किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। चौड़ी छाती, कटे हुए एब्स और एकदम परफेक्ट बॉडी। मलंग बस नजरें हटाना भूल चुका था। उसके होठ कांप रहे थे और आंखें झुकी जा रही थीं।
पर वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। नील मुस्कुराता है और उसके लाल पड़े चेहरे को देखकर खुद भी उसके करीब आता है, फिर बैग के ऊपर चढ़कर मलंग के होठों के करीब आ जाता है और दोबारा चूमने लगता है। मलंग की आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। वो अब धीरे धीरे अपने हाथों को नील के कंधे पर रख देता है, जैसे वो अब उस पल को स्वीकार कर रहा हो। उसकी सांसें नील की सांसों से मिल रही थीं और दिल किसी बेकाबू घोड़े की तरह धड़क रहा था। नील उसे चूमते हुए मलंग का शर्ट खोलने लगता है। एक एक बटन खुलता है और नील अपनी उंगलियों से मलंग की छाती को, उसकी नाजुक त्वचा को सेडिक्टिवली छूने लगता है, जैसे वो हर स्पर्श को अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता हो। मलंग की सांसें अब अनियंत्रित होने लगी थी। उसकी आंखों में एक डर और एक भावनात्मक तूफान उमड़ रहा था। वो खुद को समर्पित कर रहा था, किसी और के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद को बुलाकर, सब कुछ दांव पर लगाकर। तभी अचानक नील का हाथ मलंग के शरीर पर लगी चोट पर चला जाता है, जो उसके अंकल ने मारा था और दवा न लगाने की वजह से और भी गहरा हो चुका था। नील का हाथ जैसे ही उस जख्म पर पड़ता है, वो एकदम से रुक जाता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदलता है। वो जो अब तक क्रूर था, अब उसकी आंखों में सवाल आ गया था। वो झट से मलंग से दूर हो जाता है। नील के अचानक ऐसे रुकने से मलंग भी घबरा जाता है। अपनी बंद आंखों को खोलकर उलझी हुई सांसों के साथ नील की तरफ देखता है और कांपती आवाज में कहता है, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? वही नील मलंग के शर्ट को खोलने लगता है और दर्द के कारण मलंग के मुंह से आह निकलने लगता है। नील का हाथ थम जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब चिंता से ज्यादा गुस्से की आग जल रही थी। वो बिना कुछ कहे मलंग का शर्ट धीरे धीरे उतार उसके जिस्म से अलग करता है और सामने रख देता। मलंग के सीने पर पड़े निशानों को देखकर नील का चेहरा कठोर हो जाता है। नील मलंग की आंखों में गहराई से झांकते हुए सख्त लहजे में कहता है, ये किसने किया तुम्हारे साथ? उसके स्वर में एक ऐसा खौफनाक ठहराव था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। अब नील के सवालों का मलंग क्या जवाब दे, ये खुद मलंग को भी समझ नहीं आ रहा था। उसका गला सूखने लगा था और दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में भी था। वो झट से नजरें फेरते हुए कहता, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप वो कीजिए जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। और हाँ, ये आखिरी बार होगा जो हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। मलंग के शब्द नील के सीने में तीर की तरह लगे। एक पल के लिए नील का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं गुस्से से। वह मलंग को पकड़कर बेड पर धक्का देते हुए कहता, फाइन, तुम यही चाहते हो तो यही सही। इतना कह नील का चेहरा मलंग के ऊपर झुकता है और वह उसके उन जगहों पर चूमने लगता है जहां जहां चोटें थीं, मानो हर चुंबन से वो मलंग के दर्द को चुराने की कोशिश कर रहा हो। पर हर बाइट, हर टच में एक कशिश थी, एक पागलपन था। मलंग की आंखों से आंसू छलकने लगे थे, लेकिन वह अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि उसके रोने की आवाज नील तक न पहुंचे। नील का पागलपन अब सीमा पार कर चुका था। वह मलंग के पूरे कपड़े निकाल फेंकता है और उसके दोनों पैर के बीच जाते हुए बहुत ही धीमे और सेंसुअल तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को चूमने लगता है। मलंग का शरीर कंपक पाने लगता है, आंखें बंद हो जाती है। वह तकिए को कस के पकड़ लेता है और उसके होंठों से रुक रुक कर मधुर सिसकियां बाहर निकलने लगती हैं, जो पूरे कमरे में एक जादुई सांस की तरह गूंजने लगती हैं। उसके हर सिसकी पर नील को एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसका हाथ अब मलंग के सीने पर चलता है और वह थोड़ा उठ मलंग के करीब जा उसके छोटे छोटे निपल्स को अपनी जीभ से लीक करने लगता है। मलंग की सांसें थम सी जाती हैं, जैसे वक्त ही थम गया हो। फिर नील अपने हाथ को मलंग के प्राइवेट पार्ट के पास ले जा मूव करते हुए उसके होठों के करीब जाता है और उसे चूमना शुरू करता है। वो किस बेहद गहरा और लंबा था, जिसमें प्यार था, पागलपन था और एक इंटेंस तड़प भी। मलंग के आंखों से आंसू बह रहा था। उसका शरीर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर न कुछ बोल सकता था और न ही नील को रोक सकता था। वही किस करते हुए नील के मुंह के अंदर जैसे ही मलंग का गर्म आंसू गया, नील रुक गया और मलंग के चेहरे को देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है? नील का सवाल सुन मलंग अपने आंखों को खोलता और बस अपने सिर को ना में हिला देता है। जवाब सुन नील क्रल मुस्कान लिए अपने हाथ का मूवमेंट को और फास्ट करते हुए मलंग को पलक देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ नीचे आ वापस चूमने लगता है। पूरा 2 घंटे तक नील मलंग के जिस्म के हर कोने को ऐसे छूता रहा जैसे वह उसका ही हिस्सा हो, जैसे वो उसे तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना चाहता हो। और आखिर में जब मलंग थककर गहरी नींद में सो जाता है तो नील थोड़ी देर उसके चेहरे को देखता है, फिर हौले से मुस्कुराता हुआ कहता, तुम तो बहुत जल्दी थक कर सो गए, अभी तो पूरी रात बाकी थी बेबी। नील बाथरूम जाकर खुद को फ्रेश करता है
फिर एक साफ कपड़ा लेकर आता है और मलंग के शरीर को बहुत ही प्यार से साफ कर उसे अपना ट्राउजर पहना देता है। फिर उसकी चोट को देखते हुए हल्के हाथों से उसे छूता है और कहता, आखिर किसने तुम्हें इतना दर्द दिया होगा मलंग, काश तुम बता सकते। फिर उसके बालों को सुलझाते हुए बेहद कोमल स्वर में कहता, डोंट वरी बेबी, आज से तुम ऑफिशियली मेरे हो गए हो। अब मेरे अलावा कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर खड़ा होकर अपने ड्रॉअर से मरहम निकालता है, मलंग की चोटों पर लगा देता है और उसके माथे को चूमते हुए कहता, सॉरी बेबी, पर मुझे ये तुम्हारे साथ रोज करना है, जब तक मेरा दिल तुमसे भर ना जाए, और तब तक तुम आराम करो, सिर्फ मेरे लिए। फिर वह मलंग को चादर से ढकता है, तकिया उठा सोफे पर जाकर लेट जाता है और मलंग को निहारता रहता है, जैसे वह नींद में भी उसका हर सपना बन जाना चाहता हो, और मलंग को देखते हुए ही कहता है, तुम थक गए हो, अगर अभी तुम्हारे साथ सोया तो शायद खुद को नहीं रोक पाऊंगा। इतना बोल वो अपने आंख बंद कर लेता है। रात ऐसे ही बीत गई। सिन्हानिया मेंशन में आज सुबह से ही रौनक थी। चारों ओर सजावट, रोशनी और लोग चहलकदमी कर रहे थे, क्योंकि आज रेयान की सगाई थी मिश्का के साथ। रेयान की दादी साधना सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। वही इतना शोर सुन रूहानी इरिटेट हो रूम से बाहर हॉल में आती है और कहती, ओह, तो आज भाई का बैंड बजने की तैयारी चल रही है, और आज पहला स्टेप है यानी कि सगाई। दादी पास आकर प्यार से कहती, रूही, शाम को 7 बजे तक तैयार हो जाना गेस्ट का वेलकम करने के लिए। रूहानी चिढ़ते हुए कहती, जिसकी सगाई है उनसे कहिए वेलकम करे, मुझे और भी काम है। इतना बोल वह झट से चली जाती है। उधर अपने रूम में रेयान बालकनी में खड़ा सिगरेट की कश ले रहा था। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में बवंडर था। वह अपना फोन निकाल अंश को कॉल करता है। अंश अभी तक नींद में था। फोन बजते ही नींद भरी आवाज में कहता, अब कौन बोल रहा है। रेयान का कड़क और खतरनाक आवाज उसके कानों से टकराता है, आज मेरी एंगेजमेंट है और तुम बेफिक्र होकर सो रहे हो। अंश घबरा जाता है, आंखें मसलता हुआ कहता, आपकी एंगेजमेंट है, मेरी नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं। रेयान का खून खौल उठता है। गुस्से में कहता, 1 घंटे में मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, बिना बकवास किए बाहर तैयार मिलना। कॉल कट। अंश चिढ़ते हुए बुदबुदाता है, ऑर्डर तो ऐसे देते हैं जैसे मैं इनका गुलाम हूं। तो वह बेड से नीचे उतर अपना कपड़ा लिए बाथरूम भाग जाता है नहाने के लिए। कुछ देर में रेयान बाथरूम से बाहर निकल व्हाइट कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहन साथ ही आंखों पर चश्मा लगा रूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह हॉल में जाता उसे उसकी दादी मिल जाती है, तो रेयान प्यार से अपनी दादी को हक करते हुए कहता, कैसे हो आप। वही दादी भी रेयान के पीठ को प्यार से सहलाते हुए कहती, अच्छी हूँ और आज बहुत खुश हूँ, फाइनली वो दिन आ गया जब आपकी शादी होगी रेयान। दादी का बात सुन रेयान अपनी दादी से दूर हो बस मुस्कुरा देता है। वही पीछे से रूहानी आती है और अपने भाई को ऐसे लुक में देख कहती, किसी लड़की के साथ डेट पर जा रहे हैं क्या, बहुत अलग दिख रहे हैं आज आप। तो रेयान रूहानी की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता, मैं सबसे अलग हूँ ही, तो अलग तो दिखूंगा ही ना। वही तब तक आकाश भी आ चुका था। आकाश को देखते ही रूहानी का चेहरा खिल जाता है। वही आकाश अंदर आ रेयान से कहता, गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया था। रेयान ने पहले ही आकाश को फोन कर बुला लिया था ताकि उसके होते दादी और रूहानी का सारा काम कर दे और मेंशन में क्या चल रहा है उसका खबर भी रेयान को मिलता रहे। तो रेहान कहता, हाँ आकाश, तुम दादी और रूहानी को शॉपिंग पर ले जाओ। और इतना कहते ही रेयान रुक जाता है, पर इसके आगे रेयान क्या कहना चाहता है वो आकाश समझ चुका था और वो रेयान के आंखों में देखो के बॉस कह देता है। तो रेयान भी अपनी दादी की तरफ देख कहता, आपको शॉपिंग पर जाना है तो आकाश लेकर चला जाएगा। वही रूहानी झट से कहती, दादी को जाने का क्या जरूरत है, शॉपिंग वगैरह करने के लिए रूही है ना, और वैसे भी मेरे इकलौते भाई की शादी है। रूही का बात सुन रेयान अपने आंखों को रोल करते हुए अपने मन में ही कहता है, गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलती है ये लड़की। खुद में ही इतना बोल रेयान मेंशन के बाहर चला जाता है और अपने कार में बैठ अंश से मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं नील की भी नींद खुल चुकी थी। उसकी नज़र अब भी मलंग पर टिकी थी। वो चुपचाप अपना फोन निकालता है और मलंग के अकाउंट में 25 लाख के जगह पूरे 30 लाख ट्रांसफर कर देता है। फिर बाथरूम चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है, देखता है कि मलंग अभी भी सो रहा है। वो उसके पास आ उसके होंठों पर एक हल्की सी किस करता है और कहता, लगता है बहुत थक गए हो बेबी, इसलिए इतनी गहरी नींद में हो। वह नीचे फोन कर ताज़ा जूस और ढेर सारा खाना मंगवाता है। फिर मलंग की चोट पर एक बार फिर से क्रीम लगाते हुए मुस्कुराकर कहता, जितनी जल्दी तुम ठीक होगे उतना ही जल्दी मैं तुम्हारे साथ दोबारा कर पाऊंगा, और इस बार और भी ज्यादा प्यार से।
वो ऑफिस के लिए तैयार होता है, नाश्ता टेबल पर रखता है, एक नोट मलम के लिए छोड़ता है और दरवाज़ा बंद कर निकल जाता है। उधर अंश तैयार होकर हॉल में भागते हुए आता है। जन्नत उसे देख कहती, ओए कहाँ भागे जा रहे हो, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। अंश जूता पहनते हुए कहता, वो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स लेने जाना है, इसलिए जल्दी। जन्नत उसे रोककर प्यार से पराठा रोल कर देती है और कहती, ले रास्ते में खा लेना। अंश हड़बड़ी में उसे लेता है और दरवाज़ा खोल बाहर भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था रेयान का टाइम बहुत कीमती है। वो रोड के किनारे पहुंचता है और रेयान की कार पहले से उसका इंतजार कर रही थी। कार को देखकर अंश अपने मन में ही कहता, ये खड़ूस हमेशा टाइम पे कैसे पहुंच जाते हैं यार।